हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 29 जनवरी को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है मोमेंटस रूलिंग। ये आर्टिकल में हम आईसीजे के द्वारा जो इज़राइल पैलेस्टीन इशू के ऊपर इज़राइल को निर्देश दिए गए हैं, प्रोविजनल निर्देश दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, रूलिंग कैसी है, मोमेंटस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज़ अ बैड आइडिया फॉर मनरेगा। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया है और ये बैड आइडिया क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी चर्चा करी जाएगी। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। थर्ड आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट आर द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन स्टेट गारंटी। इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, प्योरली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो सब्सिडीज़ अंडर मोदी 2.0। ये आर्टिकल में भी हम प्री के पर्सपेक्टिव से सारा डेटा समझेंगे कि सब्सिडीज़ पिछले 10 सालों में कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ी है। मोदी जी के पहले कार्यकाल में किस तरीके से सब्सिडी बढ़ी थी या कम हुई थी, और दूसरे में किस तरीके से सब्सिडी बढ़ी है या कम हुई है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मोमेंटस रूलिंग। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक ना एक बॉडी के बारे में आपको क्वेश्चन हर बार आता है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है या फिर ज़्यादा न्यूज़ में नहीं होती, अनइम्पॉर्टेंट होती है। तो एक ना एक क्वेश्चन 100% दिखने वाला है आपको इस बार भी यूनाइटेड नेशन बॉडी का। और आईसीजे क्यों नहीं आ सकता? आईसीजे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, कई सालों से न्यूज़ में है। आईसीजे का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम ऑलरेडी आईसीजे के बारे में बात कर चुके हैं। एक आर्टिकल हम लोगों ने कवर किया था जिसमें प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर किए थे। इसका स्टैटिक पार्ट कवर किया था और इसके रेलेवेंस के बारे में बात की थी, इसके इश्यूज़ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो वो आप एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हैं उठा करके। संडे के दिन आया था जहाँ तक मुझे याद है, शायद पिछले संडे को हो सकता है या उसके पिछले संडे। एक बार आप उठा के देख सकते हैं और उसे सुन सकते हैं, दोबारा नोट्स बना सकते हैं जो नए बच्चे। इसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत आईसीजे के बारे में चीज़ें कवर करेंगे। प्री एस्पेक्ट तो कवर कर ही लेंगे ताकि आप रट लें, है ना, ताकि आपको रटा जाए, याद हो जाए और आप जो है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना करें। आईसीजे है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, पहले स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं, फिर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेग में है। ठीक, टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, ये आप जानते हैं ना, उसमें से एक आईसीजे है। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। 15 मेंबर जो है अपॉइंट किए जाते हैं फॉर 9 ईयर्स। जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। केवल स्टेट के बीच में ही ये डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे केसेस देखने के लिए मिले थे जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के अगेंस्ट में जीनोसाइड कन्वेंशन के वॉयलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्विजिशंस लगाए जा रहे थे और उन्हें प्रोसिक्यूट करने की बात भी की जा रही थी। लेकिन आईसीजे में इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उन्हें ट्रायल में नहीं डाला जा सकता। उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से केवल स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट है उसे ही रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिस्डिक्शन समझ में आ गया। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंडिविजुअल लोगों को भी प्रोसिक्यूट कर सकता है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। और यूएन के जो भी मेंबर होंगे वो आईसीजे का ऑलरेडी पार्ट हो जाएंगे। अब बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मोमेंटस रूलिंग की बात की जा रही है तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, वंस अपॉन अ टाइम हमने बात की थी कि साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के अगेंस्ट में जीनोसाइड कन्वेंशन के वॉयलेशन के कारण जो है आईसीजे को अप्रोच किया है। दोनों ही जीनोसाइड कन्वेंशन की पार्टी होगी तभी तो वॉयलेशन की बात की जा रही है। तो साउथ अफ्रीका ने कहा कि जो इज़राइल है वो काउंटर अटैक कर रहा है, गाज़ा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियंस को मार रहा है और जीनोसाइड कन्वेंशन का वॉयलेशन कर रहा है। टोटल 70% जो लोग मारे गए हैं, टोटल जो इतने लोग मारे गए हैं उसमें 70% लोग महिलाएं और बच्चे हैं। तो इज़राइल ने काउंटर अटैक में बात की थी कि वो हमास को ख़त्म करेंगे, पैलेस्टीनियन को ख़त्म करने की बात कहीं नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन उनकी जो बॉम्बिंग हो रही है वो बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट है, डिसप्रपोर्शनेट वे में वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, जिससे पैलेस्टीनियन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जान माल का खतरा बढ़ चुका है। और 70% जो लोग मरे हैं उसमें महिलाएं और चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो
आप समझ सकते हैं कि ये अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन लॉ है और एक तरीके से ये जीनोसाइड किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर रेस पे अटैक किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। तो ये जीनोसाइड कन्वेंशन के अगेंस्ट है और इसलिए जो है साउथ अफ्रीका कहाँ गया था, कहाँ अप्रोच किया था उसने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था और रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरिम रूलिंग दी है, जिसकी बात की जा रही है कि ये रूलिंग बहुत मोमेंटस रूलिंग है, बहुत अच्छी रूलिंग है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मैं अपने रीजंस आपको बाद में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं मोमेंटस क्यों है, इस आर्टिकल में ऐसा क्यों कहा गया है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिटली कॉल फॉर सीज फायर, the ruling handed down by ICJ is a momentous one that binds Israel to its obligation to prevent act of genocide in its ongoing military operation in Gaza. रूलिंग में सीज़ फायर की कहीं बात नहीं की गई है। सीज़ फायर का मतलब क्या है, दोनों तरफ से फायरिंग को रोक देना। अगर दोनों तरफ से फायरिंग रुक गई तो वॉर ही रुक जाएगी। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसे कोई चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि जो इज़राइल है उसको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे जीनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मोमेंटस रूलिंग किसके द्वारा दी गई है, आईसीजे के द्वारा दी गई है। आईसीजे ने ये भी माना है कि कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसे ओमिशंस हैं जो कि साउथ अफ्रीका ने एक्यूसेशंस लगाए हैं किसके ऊपर, इज़राइल के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जीनोसाइड कन्वेंशन के अंदर आते हैं, वायलेशन ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन के अंदर आते हैं। और ये चीज़ आईसीजे ने एक्सेप्ट की है और उसी के हिसाब से ये इंतरिम रूलिंग दी गई है, ठीक है। कुछ प्रोविजनल्स मेजर्स हैं जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है, ऐसा आईसीजे ने कहा है। क्या क्या डायरेक्शन दिया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं आईसीजे ने, ये समझते हैं। द आईसीजे हैज़ डायरेक्टेड इजराइल टू टेक इफेक्टिव एंड इमीडिएट मेजर टू एंश्योर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड बेसिक सर्विस टू गाज़ा, ठीक। हमने पहले भी बात की थी, गाज़ा में अंदर एंटर करने के लिए इजराइल से जाना पड़ता है। अगर ब्लॉकेट कर दिया गया बाहर से तो गाज़ा में नहीं जा सकते, और ब्लॉकेट कर दिया गया था तो यहाँ पर बेसिक फूड और मेडिसिन्स नहीं पहुँच पा रही थी। तो जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो नहीं पहुँच पा रहा था, बेसिक सर्विसेज नहीं मिल रही थी लोगों को, तो लोग स्टार्व टू डेथ हो रहे थे, है ना। बिना खाने पीने के रहेंगे तो फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और ये एक तरीके से जीनोसाइड में इंक्लूड किया जा सकता है, जीनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन है। तो आईसीजे ने कहा है इजराइल को कि ऐसी स्टेप्स लीजिए, तुरंत लीजिए, ताकि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और बेसिक सर्विस दोबारा से गाज़ा के लोगों को प्रोवाइड की जा सके। इजराइल और उसके अलाइज का क्या कहना है कि जो रूलिंग है उसने उन्हें बिल्कुल भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि टू स्टॉप मिलिट्री एक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, रूलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि इज़राइल जो है अपना जो मिलिट्री एक्शन कर रहा है उसे पूरी तरीके से रोक दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो रूलिंग है उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि जो इज़राइल काउंटर अटैक कर रहा है, जो मिलिट्री एक्शन ले रहा है, उसमें जीनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने जो कहा था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, वो धीरे धीरे पैलेस्टीनियन को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे पूरी गाज़ा स्ट्रिप को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, और ये जीनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन है। इसको रोकने के लिए रूलिंग दी गई है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि वो टेररिस्ट ग्रुप हमास के अगेंस्ट अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं that most of the provisional measure were favored by 15 to majority show a high degree of consensus on steps to prevent genocide। अगर हम देखें रूलिंग तो 15-2 से ये रूलिंग आई है। इसका मतलब 15 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस रूलिंग के फेवर में, और कंसेंसस एक तरफ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि सारी कंट्री का जो जितने भी जजेस थे उनका यही मानना है कि जो जीनोसाइड है उसको रोकने की ज़रूरत है। मिलिट्री एक्शन अगर चाहें तो कर सकते हैं, हमास के अगेंस्ट कर सकते हैं, टेररिस्ट लोगों के अगेंस्ट किया जा सकता है, लेकिन आप जो नॉर्मल सिटीज़न है, सिविलियन है, उनके अगेंस्ट जो है ये बॉम्बिंग और शेलिंग नहीं की जा सकती। अ ब्लैंकेट ऑर्डर फॉर सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ मे हैव बीन डिविसिव, नॉट मैनी मे एग्री दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री रिस्पॉन्स।
अगर ये बात की जाती कि सीज़ फायर कर दिया जाए या फिर मिलिट्री एक्शन रोक दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता था कि बहुत सारी कंट्रीज़ इसके फेवर में नहीं रहती, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक के रिस्पॉन्स में किया हुआ मिलिट्री एक्शन है। तो ऐसे में जो टेररिस्ट अटैक है उसको जो है क्या मिलता, बढ़ावा मिल सकता था। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकता है कि इसके फेवर में नहीं देती। इसलिए ये ऑर्डर जो है एक तरीके से मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाल रहा है, इजराइल के ऊपर, कि वो काउंटर अटैक कर सकते हैं लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट और डिसप्रोपोर्शनेट अटैक नहीं कर सकते, सिविलियंस के अगेंस्ट अटैक नहीं कर सकते, गाज़ा स्ट्रिप को ख़त्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमास के अगेंस्ट ये मिलिट्री एक्शन चला सकते हैं। द ऑर्डर मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर इज़राइल टू चूज़ अ पॉलिसी ऑफ डेलिब्रेट नॉन कंप्लायंस। जो ऑर्डर आया है वो इतना बढ़िया ऑर्डर है कि इज़राइल जानबूझ के इसका नॉन कंप्लायंस नहीं कर सकता, जानबूझ के इसको दरकिनार नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, उसे इम्प्लीमेंट करना ही होगा। और ये मॉरल विक्ट्री है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए और लीगल ऑब्लिगेशन है किसके लिए, इज़राइल के लिए, उसे इसे इम्प्लीमेंट करना ही होगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है जो कि गलत हो। उन्होंने मिलिट्री एक्शन को स्टॉप किया क्या, नहीं। इज़राइल भी यही कह रहा था, वो मिलिट्री एक्शन करना चाहता है बस, ठीक। उन्होंने सिर्फ जीनोसाइड एक्ट को प्रिवेंट करने की बात की है। इजराइल भी यही मानता है कि जीनोसाइड एक्ट नहीं होना चाहिए, उसने जीनोसाइड कन्वेंशन साइन किया हुआ है। तो इसका जो वायलेशन हो रहा है उसी को तो रोकने की बात की जा रही है। इजराइल भी ऑन बोर्ड है इन सारी चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसका नॉन कंप्लायंस करना। इसके जो इजराइल के जो लीडर हैं उनको भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे वायलेंस इंसाइट हो, जिससे जीनोसाइड इंसाइट हो। कई बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं लीडर्स के, तो जो सोल्जर्स होते हैं उनको लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो यही चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन ही ख़त्म कर दो, हमास की जगह पैलेस्टीनियन ही नहीं रहेंगे तो क्या दिक्कत ही ख़त्म, वंस फॉर ऑल। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपके लीडर्स को भी ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए जिससे कि जीनोसाइड वाले एक्ट क्या हो, इंसाइट हो, ऐसी चीज़ें प्रोत्साहित हो जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है। तो बेस्ट पार्ट ऑफ द रूलिंग वो क्या है ये देख लेते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूलिंग दैट सेज फॉर अ रिपोर्ट इन 1 मंथ ऑन स्टेप्स टेकन टू इम्प्लीमेंट द मेजर। 1 महीने के भीतर जो है रिपोर्ट देनी होगी किसको, इज़राइल को, कि उन्होंने जो मेजर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए कहे हैं आईसीजे ने, उसमें उन्होंने क्या प्रगति की है, क्या प्रोग्रेस की है, और वो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेसिक सर्विस उन्होंने शुरू की है या नहीं की है, जीनोसाइड एक्ट उन्होंने रोके हैं या नहीं रोके। ये सारी चीज़ों की प्रोग्रेस उन्हें 1 महीने के भीतर में एक रिपोर्ट दे करके करनी होगी, और यही सबसे अच्छा पार्ट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या ये मोमेंटस रूलिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मोमेंटस है। क्यों? क्योंकि आईसीजे की फाइनल रूलिंग 1 साल बाद आएगी और यूनाइटेड स्टेट मूड में नहीं लग रहा है इस वॉर को रोकने में, और अगर वो मूड में नहीं होंगे तो सीज़ फायर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वीटो कर देंगे। तो किसी ना किसी और को स्टेप अप करना चाहिए, और ये जो बनाए गए हैं इतने सारे इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन की, ये किस काम के, अगर ये अभी जो है वॉर नहीं रोक पा रहे हैं तो आईसीजे की ये रूलिंग उतनी मोमेंटस नहीं है क्योंकि इसमें सीज़ फायर इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर सीज़ फायर कर देते तो दोनों तरफ से जो बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, वो रुक जाती है ना, जो बंदूकें चल रही हैं वो रुक जाती, तो एक तरीके से वॉर ही ख़त्म हो सकती थी, वॉर रुक सकती थी। एटलीस्ट कुछ दिन के लिए सीज़ फायर कर देते, महीने 1.5 महीने के लिए, तब तक डायलॉग शुरू हो सकते थे। एक बार अगर बंदूकें चलना बंद हुई तो डायलॉग के बारे में आदमी सोच भी सकता है, ऐसे में तो डायलॉग के बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो अगर आईसीजे सीज़ फायर इंक्लूड करता तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटस हो सकती थी, क्योंकि ये जो रूलिंग है ये बहुत ही सेफ रूलिंग है ना। इंडिया के केस में अगर आपको याद हो 1947 में तुरंत सीज़ फायर आ गया था, तब तो 1 साल का वेट नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। जो रूलिंग आई है वो बहुत सेफ़ है और इससे अच्छी रूलिंग दी जा सकती थी, ये बात अलग है। उसको एनफोर्समेंट कराने की मैकेनिज़्म इनके पास है नहीं, लेकिन ऑब्लिगेशन तो होता, एक लीगल ऑब्लिगेशन तो होता, और ये भी माना जाता कि आईसीजे की रूलिंग जो है इजराइल ने नहीं मानी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, एक मॉरल विक्ट्री भी हो सकती थी। तो राइटर के हिसाब से ये मोमेंटस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उतनी अच्छी रूलिंग भी नहीं है। पर ठीक है, प्रोविजनल मेजर से अगर जल्दी रूलिंग आ जाती है आईसीजे की, पर जो हमारी फाइनल वर्डिक्ट है वो जल्दी आ जाती है और उसमें सीज़ फायर की बात की जाती है, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाए, ये वॉर रुक जाए। तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आधार बेस्ड पे अ बैड आइडिया फॉर मनरेगा। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2, GS3
मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में चांसेस कम है कि आपको मनरेगा स्कीम के ऊपर आए क्वेश्चन, लेकिन चांस है, कम होने से ये नहीं होगा कि हम राइट ऑफ कर दें, पढ़ के ज़रूर जाएंगे। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी आपको पूछा जा सकता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है क्या, ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसे कवर कर लेंगे। मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इश्यूज़ पूछे जा सकते हैं, एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मनरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया है, इस पर आपके क्या ओपिनियन है, यह अच्छा है बुरा है, इससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल के थ्रू यही क्वेश्चन एड्रेस किया जाएगा मेंस का। मनरेगा के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था, जिसके थ्रू मनरेगा स्कीम प्रोवाइड की जा रही है। नरेगा एक्ट के थ्रू हम लोग लिमिटेड राइट टू वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। लिमिटेड क्यों? क्योंकि ये जो स्कीम है, पहली बात तो रूरल एरिया के लिए है, केवल अर्बन एरिया में ये स्कीम नहीं दी जा रही है। इसका मतलब अर्बन एरिया के लिए राइट टू वर्क नहीं दिया जा रहा है। तो जो हम दे रहे हैं राइट टू वर्क, किसको दे रहे हैं? सिर्फ रूरल एरिया के लोगों को। तो लिमिटेड हो गया, लिमिटेड लोगों को दे रहे हैं। और दूसरा जो काम दिया जा रहा है वो 365 में से केवल 100 दिन दिया जा रहा है। केवल 100 दिन, ऐसा कहा जा रहा है कि 100 दिन आपको गारंटी के साथ सरकार काम देगी। कहाँ पर? रूरल एरिया में। जितने भी परिवार रूरल एरिया में रह रहे हैं उसमें एक अडल्ट को 100 दिन के लिए मिनिमम काम दिया जाएगा। तो मिनिमम वर्क गारंटी स्कीम है, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। वेज एम्प्लॉयमेंट क्यों? आप मेहनत करिए और आपको उसके बदले में वेज मिलेगा। ठीक, ये हम सब जानते हैं। ये मनरेगा के बारे में बेसिक चीज़ हो गई, आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, हर हाउस होल्ड के एक मेंबर को, हर पर्सन को नहीं है, हर हाउस होल्ड के, हर परिवार के सिर्फ एक सदस्य को 100 दिन के लिए काम मिलेगा। अगर सरकार नहीं देती है काम, ठीक, तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। आपने काम मांगा, हमें काम चाहिए, 15 दिन तक सरकार काम देने में विफल होती है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? एम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं इसको, बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट ये भत्ता देगी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कॉपरेशन से बेसिकली ये स्कीम को क्या किया जा रहा है? इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लगातार अगर हम देखें तो मनरेगा में जो पैसा एलोकेट किया जा रहा है बजट में, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बहुत सारे लोग मनरेगा को एज अ इंडिकेटर जो है क्या देखते हैं कि अगर मनरेगा में पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, एलोकेशन बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एग्रेरियन क्राइसिस शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली रूरल एरिया में एग्रीकल्चर किया जा रहा है और लोग मनरेगा में काम तभी करते हैं जब स्लैक सीज़न होता है। स्लैक सीज़न का मतलब जब क्रॉपिंग, प्लांटेशन नहीं हो रही है, बुआई नहीं हो रही है, हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, क्रॉप सीज़न नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तब लोग क्या सोचते हैं, चलो एक्स्ट्रा इनकम के लिए मनरेगा में काम कर लेता हूँ, 100 दिन काम कर लूँगा तो पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। या फिर लोगों को इमरजेंसी होती है तब वो मनरेगा में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मनरेगा स्कीम के साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं, है ना। पिछली सरकार ने इसे शुरू किया था, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी एनडीए की, उन्होंने कहा था कि मनरेगा को वो बंद कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी मनरेगा में कंटिन्यूटी बनी हुई है। इनफैक्ट बजट एलोकेशन बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लीकेजेस थे जिस पे सरकार ने बहुत सारा काम किया है। कैसे लीकेजेस थे? जहाँ मनरेगा के थ्रू रोड बनाई गई, बाद में पाया गया ऑडिट करके कि वो रोड तो बनी नहीं और लोगों को पैसा मिल गया, लेबर को पैसा मिल गया। बहुत सारे लेबर होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता, उनके पास पैसा चला जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं। ठीक, लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग मर गए हैं उनका नाम डाल रहे हैं, उसको सैलरी जा रही है और उसी अकाउंट से निकाल करके सरकारी लोग जो है पैसा खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा करप्शन था मनरेगा में, उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं पिछले 15 से 18 सालों के बीच में। तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए गए हैं और उसमें जो एक रिफॉर्म किया है वो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इसके हिसाब से ही जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा सोशल ऑडिट के प्रोविजंस भी हैं, जिसमें ऑडिटिंग की जाती है ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। ये लोग ऑडिट करते हैं प्रॉपरली पैसा यूटिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी की जाती है। और जो ब्यूरोक्रेसी पैसा खा रही है उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई है। जियो टैगिंग की गई है कि एटलीस्ट जो भी साइट बनाई गई है उसमें जियो टैगिंग की जाए तो दिखाई तो दे कि वो बनाई गई है या नहीं बनाई गई। तो ऐसे कई सुधार किए गए हैं। जो सुधार की हम यहाँ बात करेंगे वो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि बहुत ख़राब आइडिया है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मनरेगा स्कीम इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है।
पहले दो तरीके से हम पेमेंट किया करते थे, ठीक है। आपके खाते में पैसा भेजा जा रहा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, उसके लिए आपको क्या लगेगा, वर्कर का नाम लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, IFSC कोड लगेगा बैंक ब्रांच का, ठीक। ये चीज़ें आपको सिर्फ लगेगी और आप उसके खाते में पैसा भेज सकते हैं, उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है पेमेंट देने का, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है मनरेगा स्कीम में। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मिनिमल स्टेप्स होती हैं जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी 3 स्टेप की यहाँ बात करेंगे, जब तक कि इसे हम फॉलो नहीं करते प्रॉपरली तब तक के आप आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू नहीं कर सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड को जॉब कार्ड से सीड करना होगा। जो जॉब कार्ड आपको मनरेगा के थ्रू मिला हुआ है, बहुत सारे जितने भी वर्कर्स होते हैं उन्हें जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर उनकी एंट्री वगैरह होती है, उसी के थ्रू उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो जॉब कार्ड के अंदर आपको आधार जो है सीड करना बहुत ज़रूरी है, जॉब कार्ड में आधार ऑथेंटिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, KYC कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या है, आधार को जब तक कि आप लिंक नहीं कराते बैंक अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो बैंक अकाउंट आपका, उसमें KYC बहुत ज़रूरी है और आधार का लिंकेज बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम चल ही नहीं सकता। और थर्ड जो स्टेप है वो है आधार नंबर क्या करना है, मैप करना है करेक्टली विद द सॉफ्टवेयर मैपर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। इनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉपरली आधार नंबर की मैपिंग करना ज़रूरी है। अगर करेक्टली मैपिंग नहीं होती है तो हो सकता है कि आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम फेल हो जाए, है ना, आपको पेमेंट पहुंचे ही ना, ठीक। तो ये 3 मिनिमल स्टेप है, जब तक कि ये 3 मिनिमल स्टेप पूरी नहीं हो सकती आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी भी वर्कर के लिए। और यही सबसे बड़ा इशू भी है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आप विलेज में रह रहे हैं, वहाँ पर बैंक करस्पॉन्डेंट होते हैं, ठीक। हर विलेज में आपको बैंक की शाखाएं नहीं मिलेगी, लेकिन एक पर्सन जो बैंक में काम कर रहा है कमीशन के बेसिस पे, वो उस विलेज में बैंक की तरफ से सारी चीज़ें करेगा, है ना, बैंक के जैसे बिहेव करेगा। सिंगल पर्सन बैंक कह सकते हो आप इसको। तो बैंक करस्पॉन्डेंट के पास आप गए, इसके पास POS मशीन थी, ठीक है, आपने यहाँ पर फिंगरप्रिंट POS मशीन में अपना फिंगरप्रिंट डाला और ऑथेंटिकेशन आपका हो गया, ठीक। तो आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, तो फर्स्ट स्टेप ये होगी कि आपका ऑथेंटिकेशन हो कि आप जो अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं वो आप ही हो और कोई और नहीं है, ठीक। तो ये फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन होगा। जैसे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन होगा आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा, आपको समझ जाएंगे कि ये पर्सन आप ही हैं जो अपने लिए पैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद आप जो है ट्रांजैक्शन जितना चाहें उतना कर सकते हैं। आप बैंक करस्पॉन्डेंट को बोलें आप मुझे 1000 रुपये निकाल के दीजिए, वो यहाँ पर तुरंत ट्रांजैक्शन करेगा POS के थ्रू और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, इंक्लूजन भी हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत आसानी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको बैंक अकाउंट में जाना भी नहीं पड़ रहा है, ठीक। क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो, इससे रिमूव डुप्लीकेट जॉब कार्ड। बहुत सारे जॉब कार्ड बना लेते हैं, एक ही इंसान के पास 2-2 3-3 जॉब कार्ड हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं फिर भी उनके नाम के जॉब कार्ड चल रहे हैं और उन पे पेमेंट जारी है, उन पे वेजेस मिल रही है और लोग जो है उस वेजेस को बांट रहे हैं अपने में, है ना। जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरीके से डाइवर्ट कर रही है पैसा, करप्शन हो रहा है। तो इससे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो रहा है आधार बेस्ड, तो जिसके खाते में जाएगा वही निकाल पाएगा। अगर आपने घपला कर भी दिया तब भी आप जब तक कि वो आदमी का अंगूठा ना ला लेते तब तक कि आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते। ये क्लियर कट हो जाएगी इससे चीज़ें। तो इससे करप्शन लीकेजेस बहुत कम हो जाएंगे। जो डुप्लीकेट जॉब कार्ड लोग बनवा रहे हैं वो जॉब कार्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा क्या है, रिड्यूस वेज पेमेंट डिले। जो वेज पेमेंट डिले हो रहा है 6-6 महीने, वो नहीं होगा। सरकार ऊपर से पैसा भेजेगी और डायरेक्टली खाते में आएगा। बीच के सारे जितने बिचौलियाँ हैं वो सब खत्म, जितने ब्यूरोक्रेट्स मीडिएटर हैं वो सब खत्म, करप्शन भी कम हो जाना है और डायरेक्टली पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा। तो एफिशिएंट है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है, हैव लोअर पेमेंट रिजेक्शन। अगर हम आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें जो पेमेंट रिजेक्शन है उसके होने की संभावनाएं भी कम है। लोग जो है ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ अंगूठा लगाना जानते हैं, तो अंगूठा लगा के भी उनका काम यहाँ हो रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका काम ही क्या है, लोगों की परेशानियों को ख़त्म करना। लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी से परेशानियाँ बढ़ भी सकती है। क्या क्या इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि यार अगर इस
तीनों स्टेप में से कुछ भी इनकरेक्ट हो जाता है तो आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम डिनाई कर देगा आपको वेजेस। ठीक है, आप गए अंगूठा लगाए, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, क्या कर लोगे? बोलेगा कि आपने ये नहीं कराया, आधार से लिंक नहीं कराया, फिर आधार लिंक कराने जाओ। और पता है ना आपको, अगर आप अपने बैंक अकाउंट और वो भी SBI बैंक में चले गए तो जो हमेशा लंच में होते हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है ना। आपने 50 रुपये खर्चा किए, आप अपनी बैंक की ब्रांच में गए और वो बोले कि हम खाना खा रहे हैं, और फिर दिन भर खाना ही चल रहा है, तो आप फिर दोबारा जाना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत लंबी लंबी प्रोसेसर और टॉर्चर हो सकता है। जो विलेज के लोग हैं उनके लिए बहुत पैसा लग सकता है, अननेसेसरली वेस्ट हो सकता है। तो ये सब सारे इसमें इश्यूज़ आएंगे। दूसरा जो इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो क्या है? No publicly available audit on the procedure followed by the official in deleting job cards and the valid scientific assessment of the gains of such exercise are available। ऐसा कोई ऑडिट नहीं किया गया है। ये जो क्लेम किए जा रहे हैं ना, ये क्लेम सिर्फ थ्योरेटिकल क्लेम है, इसमें कोई ऑडिटिंग नहीं की है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है। अभी तक कि ये मैंडेटरी नहीं था, अभी भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, लेकिन मैंडेटरी नहीं किया गया था, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जो जब इसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे हम, ऑप्शनल था, तब ऐसे कोई स्टडी नहीं की गई, ऐसी ऑडिटिंग नहीं की गई कि ये जो हमने बेनिफिट्स की बात की गई हो, ये बेनिफिट्स इसमें देखने के लिए मिल रहे हों। इनफैक्ट रिसेंटली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 2 ऐसे रिसर्च पेपर आए थे जिसमें ये कहा गया था कि सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर बना रही है कि 100% जो है आधार सीडिंग टारगेट को अचीव करना है, और उसके कारण बहुत सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो जॉब कार्ड हैं उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप डेटा की बात करें तो 2024 11 जनवरी का सरकार का खुद का डेटा है, आउट ऑफ द टोटल 25.6 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, ओनली 16.9 करोड़ वर्कर आर एलिजिबल फॉर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। बाकी सारे जो वर्कर हैं वो अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सिर्फ 16 करोड़ ऐसे लेबर हैं जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए हैं। बाकी लोगों के जो जॉब कार्ड हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। लगभग 7 करोड़ जॉब कार्ड अकेले डिलीट किए जा चुके हैं। और लोकसभा में जब ये सवाल पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, तो उन्होंने कहा था कि 2022-23 अकेले में अगर हम बात करें तो 247 इंक्रीज़ इन जॉब कार्ड डिलीशन हुआ है। तो ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत तेज़ी से जॉब कार्ड डिलीट किया जा रहा है। कोई ऐसी ऑडिटिंग नहीं है जो ये बताए कि ये जो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं ये हो रहे हैं और पहले नहीं हो रहे थे, क्योंकि अकाउंट बेस्ड सिस्टम में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब पैसा जो है लोगों के पास आ रहा था, बस ये है कि लोगों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि बस अंगूठा लगाओ और काम हो जाए। ठीक है, तो ये इश्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा और क्या इशू है यार, जो भी वर्कर होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर खासकर, उनके फिंगरप्रिंट जो है मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण भी फेल हो सकता है पेमेंट। ठीक, आपके थंब जो है इतने ख़राब हो जाते हैं कि आप जो है उसके बाद अपना थंब लगाया भी आपने तो वो मैच नहीं करता, और उसके कारण हो सकता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, हो सकता है कि आप पैसा ना निकाल पाएँ। ठीक, एक्सक्लूजन बढ़ सकता है टेक्नोलॉजी के कारण। दूसरा क्या है, POS काम ना कर रहा हो, गांव एरिया में बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ी दिक्कत है, तो POS ही काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो ये अलग झंझट। उसके बाद हर विलेज में बैंक करस्पॉन्डेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये भी एक इशू है। डेटा प्राइवेसी सर्वेलेंस ये तो है ही, और सरकार ने तो वैसे भी बोल चुकी कि गरीब लोगों के लिए कोई प्राइवेसी नहीं होती है, लेकिन होती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के अंदर पुट्टा स्वामी केस में जब सरकार ने दलील दी थी, तब इन्होंने कहा था कि हर स्कीम में आप जो है आधार मैंडेटरी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ स्कीम्स के लिए आप मैंडेटरी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की गई थी, तो ये भी एक इशू है डेटा प्राइवेसी का, सर्वेलेंस भी किया जा सकता है। और लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, उससे फ्रॉड भी हो सकता है, कहीं पर भी अंगूठा लगा दिया गया, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, आपके साथ बैंक करस्पॉन्डेंट फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि करप्शन अभी भी हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आती है कि करप्शन हो रहा है, बस पहले सिर्फ ब्यूरोक्रेसी खा रही थी, अभी जो लेबर है और ब्यूरोक्रेट्स है दोनों मिलके बांट के खा रहे हैं। ठीक है, 100 रुपये आ रहे हैं, तो पहले अकेले 100 रुपये सारे सरकारी ऑफिसर खा रहे थे, अभी 20 रुपये लेबर को भी मिल रहे हैं एक्स्ट्रा खाने के लिए। इस तरीके से भी करप्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर RBI गाइडलाइंस ऑन स्टेट गारंटी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। एक ना एक क्वेश्चन आपको आरबीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड आता है और वो क्वेश्चन बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सी गाइडलाइन होती है जो बिल्कुल उसी तरह का आर्टिकल आया है। पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि बच्चों को बताना चाहिए, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि एक ना एक क्वेश्चन इन लोग ऐसे ही गाइडलाइन से पूछते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती और फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता है, मिस हो जाता है। इसलिए ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्या हुआ है, न्यूज़ में क्यों आया है, पहले ये समझ लेते हैं। एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरबीआई के द्वारा जिसने कुछ रिकमेंडेशन की है गारंटी के बारे में। किसकी गारंटी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन पे गारंटी दी जाती है उससे रिलेटेड इश्यूज़ को डील करने के लिए वर्किंग कमेटी बनाई गई थी और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है। उसी रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ गारंटी। ठीक, मोदी जी और राहुल गांधी किसी काल में, ठीक है, किसी युग में दोस्त हुआ करते थे। वो बैंक के पास गए, मोदी जी ने बैंक के पास जाके अपना लोन का बात की और लोन लेने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपना घर गिरवी रखता हूँ। बैंक ने बोला घर गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा, आपको राहुल को साथ में लाना पड़ेगा जो आपका मित्र है, वो अगर गारंटी देता है ठीक है तभी आपको लोन मिलेगा, या फिर आप कोई भी गारंटर लेके आइए, जब तक कि वो गारंटी नहीं देता है तब तक कि लोन नहीं दिया जाएगा। तो ये गारंटर करता क्या है, इन केस मोदी जी ने डिफ़ॉल्ट कर दिए, लोन नहीं दिए, तो उस केस में राहुल गांधी को लोन चुकाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है, दिल पे नहीं लेना है। तो यहाँ गारंटर क्या काम करता है, लोन देने की गारंटी देता है कि अगर ये वाला बंदा, सामने वाला बंदा, अगर जो मेरा दोस्त लोन ले रहा है अगर वो नहीं चुकाता है तो मैं चुकाऊंगा, आप इसको लोन दो, ऐसा बोलता है वो बैंक को। ठीक है, तो ये गारंटी की यहाँ पर बात की जा रही है। जनरली गारंटी अच्छी होती है क्योंकि उससे लोन आसानी से मिल जाता है, बैंक दे देता है कि इस बात पे कि हाँ ठीक है यार स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, स्टेट के पास बहुत पैसा है, जो भी एंटिटी को वो बोलती हैं गारंटी के साथ कि इसे पैसे दे दो तो बैंक दे देता है, उसे पता है कि ये पैसा डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, सरकार उसे दे ही देगी, तो गुड होता है ये, है ना, एट टाइम्स। लेकिन कई बार इसके कारण जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैश आउटफ्लो बढ़ जाते हैं, डेट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, गारंटी देती है और उसके बिहाफ में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो लोन लेते हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट होंगे जो लोन लेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है जो लोन लेते हैं, उनको भी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देती है। लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडी, वो भी लोन लेती हैं, उन्हें भी गारंटी कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है कि, है ना। और लोन किससे लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, इन्हीं को गारंटी दी जाती है। जो पीएसयू होंगे वो सरकार को गारंटी फ़ी भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। हमारे में दोस्ती यारी इतनी ज़्यादा रहती है कि हम फ़ी वी की बात नहीं करते, बस गारंटर बन जाते हैं अपने दोस्त के। लेकिन यहाँ पर पीएसयूज़ को, गवर्नमेंट को गारंटी फ़ी भी देनी होगी कि भाई मैं गारंटर बन रहा हूँ, हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग ग्रुप के हिसाब से क्या रिकमेंडेशन की गई है इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गारंटी को उसने बहुत ब्रॉडर कर दिया गया है। बोला है कि गारंटी को ब्रॉड सेंस में यूज़ करना है, सारे इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करेंगे गारंटी में। ठीक है, किसी भी नाम से आप उसे पुकारें फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ क्या होगी, गारंटी होगी। जो आपने आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन करके रखा है उसे बंद करिए। कंडीशनल गारंटी, अनकंडीशनल गारंटी, ऐसे जितने भी डिस्टिंक्शन है नहीं चलेंगे, सब कायम आएंगे गारंटी में। परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, ये जो सारे आपने आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन किए, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है और सिंगल गारंटी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत है। ब्रॉडर सेंस में हम गारंटी वर्ड यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन दी है वो क्या है, द गवर्नमेंट गारंटी शुड नॉट बी यूज टू ऑब्टेन फाइनेंस थ्रू स्टेट ओन्ड एजेंसी विच सब्सिट्यूट बजटरी रिसोर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहा है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पीएसयू को पैसा ही नहीं देती, है ना। पीएसयू के लिए सैलरी वैलरी के लिए पैसा चाहिए, बजटरी एलोकेशन होता है, देती नहीं, बोली लोन ले लो, तुम बैंक से लोन ले लो, हम गारंटर बन जाते हैं, तुम तो चुका पाओगे नहीं, हम ही दे देंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये पीएसयू क्या करता है, लोन ले लेता है, इसके डेली कामकाज के लिए लोन ले लेते हैं और उससे स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पूरा लोन देना पड़ता है, पूरा इंटरेस्ट के साथ लोन चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, वो पैसा वेलफेयर स्कीम में लगा देती है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं पीएसयूज़ को अलोकेट करने के, तो वो बोलती है तुम बैंक से लोन ले लो, अगले साल देखेंगे, जो पैसा आएगा हम चुका देंगे। आरबीआई की जो कमेटी है उन्होंने क्लियरली मना किया कि इस तरह के लोन में गारंटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगा। ऐसे लोन में गारंटी नहीं दी जाएगी जिसमें डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी आ रही है, इसमें डायरेक्टली लाइबिलिटी आ रही है क्योंकि पीएसयू तो चुका ही नहीं सकता। ठीक, इस तरह के जो लोन होंगे उसमें गारंटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता, ऐसा आरबीआई की
जो वर्किंग कमेटी है, वर्किंग ग्रुप है, उसने ये रिकमेंडेशन दी। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसको आप अडहेयर करिए, उसको आप फॉलो करिए। आप सिर्फ गारंटी प्रिंसिपल अमाउंट और नॉर्मल इंटरेस्ट रेट में दे सकते हैं, उसके बाहर गारंटी नहीं दे सकते। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है तो आप ऐसा नहीं कि बड़े वाले में भी दे रहे हैं, है ना, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ऐसे नहीं चलेगा। आप सिर्फ जो नॉर्मल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है केवल उसमें गारंटी दे सकते हैं। और जो गारंटी होगी वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए नहीं दी जा सकती। पहली बात तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ईसीबी कर ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है जब तक आप केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेते तब तक कि आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नहीं कर सकते। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोन लिया जा रहा है पीएसयू के द्वारा और उसकी 80% कॉस्ट प्रोजेक्ट की लोन में ली जा रही है, इस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट गारंटर नहीं बनेगा, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि 80% जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट का लोन ले लो, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा गारंटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी अगर प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी का तो गारंटर बनना ही नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके अलावा जो रिस्क डिटर्मिनेशन है उससे रिलेटेड भी रिकमेंडेशन दी गई है। उन्होंने कहा है कि स्टेट को एप्रोप्रिएट रिस्क वेट जो है असाइन करने चाहिए बिफोर विलिंग टू बिकम अ गारंटर फॉर एनी लोन, ठीक है। किस तरीके की जो है रिस्क वेट जो है इन लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट रिस्क वेट असाइन करेंगे। वो रिस्क वेट कैटेगराइजेशन हाई, मीडियम या लो रिस्क की हो सकती है, ठीक है। इसमें हम पास्ट डिफ़ॉल्ट अगर किया है पीएसयू ने तो उसको भी कंसिडर करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट है पहले तो हाई रिस्क रहेगी इसमें गारंटी करने में, और अगर डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं है, क्लीन रिकॉर्ड है, तो लो रिस्क लोन रहेगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे सकता है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा इशू आता है वो क्या है, इंक्रीमेंटल गारंटी का। लोन लिया, डिफ़ॉल्ट हो गया, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, उसके बाद फिर जो और लोन लिया अगला लोन, है ना, उसमें भी जो है क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल गारंटी होते जा रही है। लोन लेते जा रहे हैं बार बार उसी लोन को चुकाने के लिए, तो इंक्रीमेंटल गारंटी के ऊपर सीलिंग लगा दी गई है। कहा गया है वर्किंग कमेटी के द्वारा कि 5% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स और 0.5% ऑफ जीएसडीपी जो भी कम होगा वो सीलिंग होगी, उतना इससे ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, एडिशनल गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंक्रीमेंटल गारंटी नहीं दे सकते किसी भी लोन में, है ना। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वर्किंग ग्रुप की गाइडलाइन है। होपफुली ये गाइडलाइन आपको क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्री में आ सकती है। हमारा लास्ट आर्टिकल है सब्सिडीज़ अंडर मोदी 2.0। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेटा के हिसाब से। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है वो किस सेक्टर में दी जाती है, फूड सेक्टर में। फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट में कौन सी है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी। फ्यूल सब्सिडी काफ़ी कम हो चुकी है। मनरेगा में भी बहुत पैसा सरकार जो है दे रही है, पीएम किसान में भी सरकार बहुत पैसा एलोकेट कर रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड, फर्टिलाइज़र, देन फ्यूल, ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम मोदी जी का पहला कार्यकाल देखें तो उस समय जो सब्सिडी थी, मेजर सब्सिडीज़ 2.18% थी 2014-15 में, ठीक है। 2018-19 में एकदम मिनिमम पॉइंट पे आ गई थी सब्सिडी। सब्सिडी बहुत तेज़ी से कम हुई थी और उसमें सबसे बड़ा योगदान था फ्यूल सब्सिडी का। फ्यूल सब्सिडी 60,000 करोड़ थी 2014-15 में, और फ्यूल के प्राइसेस कम हुए तो कम होते होते वो 24,000 करोड़ तक पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उसमें कोविड आया और कोविड के कारण फूड सब्सिडी का बिल बहुत बढ़ा, और फिर यूक्रेन वॉर हुई, उसमें फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बिल बहुत बढ़ा और सब्सिडी एकदम से वापस बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी की अगर हम बात करें, अभी जो सिचुएशन है वो वापस उतनी जितनी पहले थी 2014 में उतनी ही सब्सिडी अभी दी जा रही है। एब्सोलूट टर्म्स में अगर बात करें तो सब्सिडी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी के परसेंटेज में, रिलेटिव जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो जीडीपी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से जो सब्सिडी का परसेंटेज है वो कम हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हमें ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है 2014 से 18-19 तक सब्सिडी लगातार गिरी है, ये स्टेडली डिक्लाइन है, लेकिन उसके बाद बढ़ी और फिर 21-22 के बाद जब कोविड ख़त्म हुआ तो दोबारा से रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी किया गया, ठीक है। ये डेटा आपको पूछा जा सकता है, ठीक। इस तरीके के कर्व आपको पूछे जा सकते हैं, स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है, स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह के टर्म भी यूज़ किए जाते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर है।
तो ये हमारा आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।